नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। 5 राज्यों के परिणाम कल सामने आ चुके हैं और साफ तौर पर 4 पर भाजपा तो 1 पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। जी हां, बात पंजाब की करें तो आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए पूरे पंजाब में इस बार अपनी सरकार बना दी है। आम आदमी पार्टी की ये जीत जिस तरीके से सामने आ रही है, उसने कहीं ना कहीं पंजाब सहित पूरे दिल्ली तक इस वक्त उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। शुरुआत जरा एक अहम खबर के साथ करते हैं और उसके बाद उन पर चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बता दें, दोनों ही सीटों पर हारे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत पंजाब में हुई है। आपको बता दें कि 2 सीट से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नामांकन किया था। दोनों ही सीट से वो हार का सामना कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई है और साथ ही साथ दोनों ही सीटों पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हारे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस वहां पर सत्तासीन पार्टी थी और जिस तरीके से सत्तासीन होने के बावजूद वहां पर आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, तो ये कांग्रेस के लिए अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है और ये बताता है कि कांग्रेस को अब अपनी पार्टी पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। और इस वक्त कहीं ना कहीं नेतृत्व में और जो पार्टी के अंदर खिटपिट देखने को मिलती है वो साफ तौर पर नजर आती है। तो फिलहाल एक खास पैनल लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए बना हुआ है, जिसमें गगनदीप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही पारीमान कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रंजीव रहेजा सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सबसे पहले गगनदीप सिंह जी के पास जाऊंगी। सर, बहुत बधाइयां। पंजाब अब आपके हवाले है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? और भगवंत मान का जो चेहरा आपने सामने रखा, शायद एक बड़ी जीत अगर हम कहें तो भगवंत मान के चेहरे पर ही मिली है। ममता जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बधाइयों के लिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो जीत मिली है ये आम आदमी पार्टी का विजन का एजेंडा है, ये आम आदमी पार्टी का डेवलपमेंट का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा है। हमें बेसिकली पंजाब का मेटामॉर्फोसिस करना है, ठीक है ना। जैसे पत्थर होता है, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। हालात बहुत बदतर है, उनको सुधारने की पूरी कोशिश करी जाएगी और हम उस कोशिश में कामयाब भी जरूर होंगे। बेसिक मुद्दा विकास का है और भगवंत मान जी ने ये पहला मुद्दा ऑलरेडी पिक कर लिया, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करेंगे? हम चाहेंगे कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और उससे जो है नौकरियां बेसिकली पैदा हो। प्लस जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, नौकरियां निकाली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे पिछली बार के आप पेपर देखिए, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर हो रहे थे या आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो रहा था, तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, पढ़ते थे, वो पेपर फिल करते थे और वो पेपर करप्शन की वजह से 3-3, 4-4 साल कोर्ट्स में केसेस चलते रहते थे और पेपर अटक जाते थे और लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती थी। वो नौकरियां दी जाएगी। जो सरकारी टीचर हैं, जो उनको कच्चे पे रखा गया, मतलब उनको पक्के नहीं करा गया, उनको कम तनख्वाह पे रखा गया, प्रोबेशन पीरियड पे रखा गया बहुत लंबे लंबे समय तक, उनको पक्का करा जाएगा। और आप देखिए, जो स्टूडेंट्स जैसे पीपीएससी का पेपर देके आते हैं, उनको हम पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार प्रति महीना 12,000 रुपया दे रही थी। मजाक कर रही थी उनके साथ, खिलवाड़ किया जा रहा था उनके साथ कि 12,000 रुपए में, 10,000 रुपए में आदमी कैसे अपना जीवन बिताएगा एक प्रति माह देखा जाए तो अब वो सब चीजों को बहाल करने की कोशिश करी जाएगी कि चीजें वो ठीक हों। जो भी चलिए, एक रोड मैप है और उम्मीद है कि ये रोड मैप आप पूरी तरीके से सफल करें, क्योंकि सत्ता में आने से पहले पार्टियां तमाम बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो उसके बाद ये दावे हवा हवाई हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करेगी और एक अच्छा विपक्ष वो देगी, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पारीमान जी के पास चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पारीमान जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मायावती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो सुनाते हैं आपको। कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है और यदि यूपी में तिकोना संघर्ष हुआ होता है, जिसकी पूरी संभावना भी थी, तो तब यहाँ यूपी के परिणाम बीएसपी की अपेक्षा के मुताबिक आते तथा फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता। अर्थात कुल मिलाकर
मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है। यह काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। जिसकी सजा बीएसपी को मिली है कि हमने पे भरोसा किया, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है वह काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। इसलिए इस कड़े अनुभव को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी आगे अपनी रणनीति में बदलाव जरूर लाएगी। लेकिन ऐसे हालातों में भी बीएसपी मूवमेंट के हित में संतोष की बात ये रही है कि दलितों में से खासकर मेरे खुद के अपने समाज का वोट हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मूवमेंट व पार्टी की लीडरशिप के साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जिन पर मैं कितना भी गर्व महसूस करूं वह कम ही होगा तथा उनका जितना भी मैं आभार प्रकट करूं वह कम ही होगा। और अब मेरी उन सभी से ये भी अपील है कि उन्हें अपना मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं तथा वे अपना संघर्ष लगातार जारी रखते हैं। सफलता फिर एक दिन झक मारकर हमारे कदम जरूर चूमेगी। हमें बाबा साहब के कारवां को न रुकने देना है न झुकने देना है। साथ ही हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि अब बुरा वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि पूरा खून पसीना बहाने के बावजूद भी जो यूपी का इस बार परिणाम आया है तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। अर्थात पार्टी के लोगों को निराश व हताश कतई नहीं होना है और अपने स्वाभिमान व मूवमेंट की सफलता के लिए पहले की तरह ही पूरे जी जान से पार्टी के कार्य में लगे रहना है। साथ ही इस बार यूपी में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर फिर से मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बंटने से सपा सत्ता में वापस न आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसने फिर बीएसपी को सन 1977 में कांग्रेस पार्टी की हुई स्थिति की तरह यहाँ चुनाव में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि इसके बाद फिर अगले हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्व की तरह यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में भी पुनः सत्ता में वापस आ गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में कभी कभी वर्तमान की तरह ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं जिससे अपनी पार्टी के लोगों को भी दुखी होकर शांत बैठने की बजाय या इधर उधर भटकने की बजाय बल्कि ऐसी बदली हुई परिस्थितियों का भी मुकाबला करने के लिए अपनी वर्तमान रणनीति में परिवर्तन करके आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए बाबा साहब के राजनीतिक जीवन संघर्ष व उनकी सोच को भी ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के जनाधार को फिर से कैडर के जरिए आगे बढ़ाना है। साथ ही इस मामले में
हमें ये भी याद रखकर आगे बढ़ना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को अपने रास्ते का रोड़ा मानकर इनको सीधे चुनाव में कामयाब नहीं होने दिया था, लेकिन उन्होंने इससे भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और फिर यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार हुए लोगों को एकजुट व संगठित होकर उन्हें राजनीति में आगे आने की भी सलाह दी थी, ताकि फिर वे सत्ता के जरिए अपना खुद का विकास व उत्थान आदि कर सके, जैसा कि हमने यूपी में 4 बार करके दिखाया भी है। साथ ही उन्होंने उस समय कांग्रेस जैसे अन्य उन सभी जातिवादी पार्टियों से भी अलग रहने की भी सलाह दी थी, जिनकी जातिवादी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के लोगों को फिर से यह अपनी पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों के साथ साथ सब समाज के उन सभी लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने बीएसपी को जिताने के लिए यहाँ रात दिन काफी कड़ी मेहनत की है तथा पूरे तन मन धन से भाजपा को हराने के लिए यहाँ लगे रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड व पंजाब राज्य के भी पार्टी के अपने सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों का भी मैं पूरे तय दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने वहां पार्टी को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। हालांकि इन राज्यों में भी हमें उम्मीद के मुताबिक सही सफलता नहीं मिली है, जिसका पार्टी को काफी दुख व चिंता भी है। वहां भी हम लोग वर्तमान जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग आगे की रणनीति बनाकर अपनी पार्टी और मूवमेंट को। तो बसपा के कार्यकर्ता हिम्मत ना हारे, मायावती की तरफ से कहा गया है और बीजेपी ने भी पहले खराब दिन देखे हैं, मायावती की ओर से कहा गया है। यानी कार्यकर्ताओं में जोश भरती हुई मायावती नजर आ रही। बीएसपी सिद्धांत के अनुसार वाली पार्टियां मौजूदा हालात में गंदी राजनीति से बचने की जरूरत है, मायावती की तरफ से कहा गया है। तो मायावती बीएसपी के बारे में गलत प्रचार किया गया, मायावती की ओर से कहा गया है भविष्य में एक नई रणनीति के तहत काम करेगी बसपा, ये भी मायावती कहती हुई नजर आई। क्योंकि अगर हम देखें तो बसपा एक बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम दलित मिलते तो शायद अलग नतीजे होते, ये साफ तौर पर मायावती कहती हुई नजर आई है। बसपा जो मुकाम पर थी वो आज उसका धीरे धीरे विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है और आज मायावती की ओर से कार्यकर्ताओं को इस संबोधन दिया गया है। फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। पारीमान के पास जाती हूँ इस वक्त। पारीमान जी, अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा झटका होना चाहिए और कांग्रेस को पंजाब के नतीजों से बहुत कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो एक ऐसी सरकार जो 5 साल तक काम करती है और 5 साल में वो अपने काम को लेकर बहुत कुछ कहती है कि हमने 5 साल में ये काम किया, वो काम किया, लेकिन ऐन वक्त में पहले वो सीएम बदलती है और उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के सीएम उनके बीच में नहीं बनती है। ये कहीं ना कहीं जरूरत होगी कांग्रेस को समझने की कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनमें नहीं बन रही है और इस का नुकसान पार्टी को हर स्टेट में चुकाना पड़ रहा है। शुक्रिया ममता जी। जो लोगों का फतवा है, जो लोगों का डिसीजन है, उसे हम स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की जीत होती है और लोगों ने पहले से ही, मैंने बोला था कि पंजाब में ये मन बनाया हुआ था कि उन्होंने इस बार किसी तीसरे फ्रंट को चांस देना है पंजाब में। हमारी पार्टी ने, जब हम सरकार में थे, हमने तब भी पूरी ईमानदारी से काम किया था। लोगों ने उस एंगल से डेवलपमेंट के काम नहीं देखे। तो पंजाब में कुछ ऐसे मुद्दे चल रहे थे जिन्हें सॉर्ट आउट करने में शायद हम पिछड़े हैं, जैसे कोई बेअदबी का मुद्दा था, नशों का मुद्दा था। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने उस पर काम नहीं किया, हमने अपनी पूरी जो कोशिश की है। कोई लीगल प्रोसीजर होते हैं कोर्ट के, ठीक है, वो एज पर जो टाइम होता है उस लीगल प्रोसेस से चलते हैं। तो बीच में कोविड था, कोविड का भी एक बहुत बड़ा जो कोविड आया, कोविड-19 के बहुत बड़ा, ये मैं मानूंगा कि ये भी एक कारण रहा है कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए उस महामारी में, पर हमारी सरकार ने उस पर बहुत ज्यादा काम किया है।
तो ये छोटे छोटे फैक्टर मुझे रहे तो आपकी हैं। बातें और समझ रही में नहीं बात आ रही है। पहले आप कह रहे हैं कि हमने अब काम किया है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं हमारी सरकार ही नहीं पहुंच पाई है। कंफ्यूजन लग रहा है आप में। नहीं, मैं ये आपको ये कहना चाहता था कि कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं, अब लोगों ने मन बना लिया था। अब जैसे आम आदमी पार्टी ने अरे जब दिखाया कि पार्टी हमने काम दिल्ली में करेगी तो ये लोग काम मन किए कैसे हैं। बनाएंगे? ये कैसा कैसा जवाब है आपका? अगर आपने काम किया है तो लोग क्यों मन बनाएंगे सरकार बदलने का? जब आप काम नहीं करेंगे तभी तो लोग मन बनाएंगे, वरना बैठे बिठाए सरकार को क्यों वो हटाएंगे? देखिए, हर हर किसी में उत्सुकता रहती है नया नया देखने के लिए। लोगों ने नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, तो मैं चाहता हूं कि लोग पहले से ही अब दिल्ली मॉडल दिखा रहे थे। वहां पे दिल्ली पे ये मेरे प्रवक्ता भाई बोल भी रहे थे कि पंजाब में यहाँ 12-12 हजार सैलरी मिलती है। वहां पे भी कैस्ट फैकल्टी टीचर्स हैं, वहां पे भी आप देखते हैं कि धरने चलते हैं, जंतर मंतर में बैठे रहते हैं। तो लोगों ने कोई कमियां रही होंगी कि लोगों ने इनको चांस दिया है। तो मैं पहले भी बोला था कि पंजाब के समीकरण बहुत दिल्ली से डिफरेंट है। तो अब इनके पास सत्ता है, अब ये देखते हैं कैसे पंजाब को हैंडल करते हैं। हम लोग विपक्ष में रह के अपना रोल प्ले करेंगे। नहीं, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये आपको समझाएंगे राजीव रहेजा जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ है। राजीव जी, कहां पर कांग्रेस की गलतियां हैं वो जरा आप कुछ बिंदुओं में समझाएं, क्योंकि दो ऐसे स्टेट जहां पर हमें ऐन वक्त तक लगा था कि कांग्रेस इन पर कब्जा कर लेगी, एक पंजाब और दूसरा उत्तराखंड, और जिस तरीके से कांग्रेस वहां से क्लीन स्वीप हुई है, ये कांग्रेस को समझने की बहुत जरूरत है और इसका आकलन करना पड़ेगा। अभी भी अगर ये नेतृत्व में बदलाव नहीं करेंगे तो शायद हम कहें कि थर्ड मोर्चा या कहें कि सेकंड मोर्चा तक आम आदमी पहुंच रही है। ममता जी, कांग्रेस ने 5 वर्ष पूर्व अपने चुनावी वायदे में, घोषणा पत्र में वायदे बहुत ज्यादा कर दिए और उन वायदों को पूरा नहीं किया। और कैप्टन साहब 5 वर्ष तक, 4.5 वर्ष तक, जब तक सत्ता थी उनके पास, तो वो बाहर ही नहीं निकले, पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, विधायकों से नहीं मिले, अपनी पुरानी कार्यशैली के अनुसार ही वो कार्य करते रहे, जिस कारण लोगों में बहुत गुस्सा था और पार्टी हाईकमान में भी गुस्सा था। और पार्टी हाईकमान ने भी एक्शन लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह मेन रही। लेकिन राजीव जी, अगर मैं देखूं, अगर आपकी इन बातों को सुनूं, तो यही उत्तराखंड में बीजेपी के साथ हुआ। वहां पर भी 4 साल जो सरकार चली थी, 6 महीने वहां पर भी मुख्यमंत्री को बदला गया, लेकिन बावजूद जो नए मुख्यमंत्री आए वो जीत के साथ इस वक्त सरकार को लेके आए हैं। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर अलग है, ये जो भीतर में इनकी नहीं बन पा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ और कहते हैं, उनके दावे अलग है। अगर हम देखें चन्नी कुछ और बोलते हैं, उनके दावे अलग है। राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आते हैं, वो कुछ और बोलते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता थी। और दूसरी एक बात है जो मेन है कि कांग्रेस के पास बीजेपी जैसे चेहरे नहीं है जो हार को जीत में बदल दें। मेन बात ये। हाँ बताइए पारीमान जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं इस पर। देखिए, पार्टी में सभी नेताओं के विचार डिफरेंट होते हैं, सभी के विचार लिए जाते हैं। सभी पार्टियों में हल्की बहुत ताना खानी होती है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें लड़ाई है। अपनी अपनी विचारधारा, सबके विचार सुने जाते हैं। तो हमारी आला कमान, हमें भी पता था कि हम पे क्वेश्चनिंग होएगी। हमने एन मौके पे आके जब हमने लोकहित के लिए ये फैसला लिया था, हमें लग रहा था कि ठीक है, कैप्टन साहब की कोई कमियां नहीं होंगी और उन्होंने नई लोगों तक पहुंचे, उन्होंने नई काम किए, इसका हमें नुकसान अब झेलना पड़ा है। तो ऐसा है कि हमने उस वक्त पे आके कैप्टन साहब को रिप्लेस भी किया था, और रिप्लेस करके हमने चन्नी साहब को जब लाए थे तो चन्नी साहब ने अपनी क्षमता से 111 दिन रात काम किया था। तो अब लोगों ने उसको नहीं देखा, तो लोग अब चाहते थे कि लोगों ने पहले से ये मन बनाया हुआ था कि उन्होंने चेंज लाना है। तो रेवोल्यूशनरी पंजाबी कौम, पहले ही सबको पता है कि रेवोल्यूशनरी कौम है, पंजाबी कौम है जो, तो उन्होंने अभी चेंज लाके इनको चांस दिया है। तो अब आगे आगे देखते हैं होता क्या है। तो फिर हम तो और पार्टियों से फिर भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। देखिए, अकाली दल वाले दावा करते थे कि हम 40 पे आएंगे, हम सरकार बना लेंगे, और आप बीजेपी का हाल देख लीजिए, उन्हें 1 सीट मिली है। अकाली दल कहाँ से 2 पे आ गए हैं। तो हम फिर भी विपक्ष में खड़े हैं, मजबूती से अपना रोल अदा करेंगे।
मुझे नहीं लगता है कि आप अभी भी समझ पाए कि गलतियां कहां पर हुई। आप मुझे बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना आपका अच्छा फैसला था, शायद मैं मानूं तो ये गलत फैसला था। एन वक्त पर आपने सीएम चन्नी को एक दलित चेहरे के रूप में प्रेजेंट किया, लेकिन आपका वो खेल वहां पर नहीं चल पाया। आपको ये समझना होगा, भले ही सबकी सोच अलग होती है, सबकी विचारधारा अलग होती है, लेकिन आपके वहां इतनी अलग है कि वो फूट फूट कर कैमरे के सामने आ जाती है। खैर, गगनदीप सिंह जी, अब जब आपकी पार्टी को एक बड़ा जनाधार दिया है पंजाब की जनता ने, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फतह हासिल की है। अभी उत्तराखंड में आप लड़े, वहां पर शायद आपको एक भी सीट नहीं मिल पाई है, लेकिन जब पंजाब मिला है तो पंजाब को भुनना और पंजाब को जीतना इतना आसान नहीं होगा आगे। ममता जी, सबसे पहली बात तो यही है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है एंड बहुत बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि पारीमान जी बता रहे हैं कि पंजाब के लोग बहुत रेवोल्यूशनरी है। मैं इनकी बात से इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूं, बट ये अगर ये इस बात का रीजन देते कि रेवोल्यूशनरी होना ये कारण है कि आम आदमी पार्टी आ गई और कांग्रेस मतलब इस वजह से हारी है। कांग्रेस के हारने की वजह भी बहुत सारी है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है एंड इनकी इनडिसिसिवनेस बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर इन्होंने डिसीजंस नहीं लिए हैं। इनके सीएम और इनकी सरकार सारी कमरों के अंदर बंद कमरों में काम करती रही है। कैप्टन साहब कभी भी बाहर नहीं निकले। बाद में चन्नी जी आए, चन्नी जी ने 111 दिन की सरकार चलाई। उनके भांजे के पास 10-12 करोड़ रुपया ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पकड़ा, तो माइनिंग उनके खुद के जिले में माइनिंग चलती रही, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों सीट से हार गए। हाँ, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने मुझसे पूछा था, एंड उस जिम्मेदारी के कारण अब हमें पंजाब को बहुत अच्छे से चलाना पड़ेगा। पंजाब के लोगों के साथ जो हमने वादे किए हैं उन वादों को निभाना पड़ेगा। सिर्फ वादे नहीं निभाएंगे, हम वादों से ज्यादा करके दिखाएंगे, ताकि पूरे हिंदुस्तान को ये हम मॉडल एक दिखा सके। और ये वाला जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है हिंदुस्तान में ट्रांसफॉर्मेशन का, पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रांसफॉर्मेशन का, ये पूरे इंडिया में हम रेप्लिकेट कर सके। इस बात को हम इस बात का कोशिश करेंगे। राजीव जी, कितनी बड़ी मुश्किल है आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि अगर हम देखें तो पंजाब हमेशा से अगर हम देखें तो बहुत लगभग कांग्रेस के हाथों में रहा है। शुरुआत से इतिहास अगर हम पंजाब का देखते आए तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी वहां पर रही है, फिर शिरोमणि अकाली दल रही वहां पर, लेकिन इस बार ये नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी वहां पर है। कितना दम दिखाएगी, कितनी चुनौतियां सामने हैं? सबसे बड़ी बात है, पंजाब सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं जैसे दिल्ली सरकार है, हमेशा ही कोई ना कोई बहाना ढूंढती है केंद्र सरकार के साथ, वो नहीं होगा। पंजाब और दिल्ली की स्थितियां बहुत बहुत अलग अलग हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण, भगवंत मान वो पहली बार पॉलिटिक्स में है और सीधे उनके पास इतनी बड़ी कमान है एक राज्य का मुख्यमंत्री। राजीव जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी। मेरा सवाल भगवंत मान को लेकर है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त भगवंत मान के कंधों पर पहुंच चुकी है। उनका जो ये काम का निर्वहन होगा, अगर उस पर नजर डाले तो कैसा रहेगा? भगवंत मान जी एक मजे हुए नेता हैं, 2 बार सांसद बन चुके हैं और अब सबसे बड़ी बात है पूरी पार्टी उनके साथ है और इकट्ठे मिलके काम करने को तैयार हैं। उनके पास विजन भी है, लगता है कि वो लोगों की आशाओं पर खरे उतरेंगे। गगनदीप सिंह, जो एक बात अभी वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी की तरफ से कही गई कि पंजाब में तालमेल केंद्र के साथ रखना पड़ेगा, अन्यथा दिल्ली वाली स्थिति ना हो जाए, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपके दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो दिल्ली है, दिल्ली को 69th अमेंडमेंट के तहत आधी स्टेट बनाया हुआ है। दिल्ली में ना तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर है और दिल्ली का जो लैंड है वो भी हमारे अंडर नहीं है। उसी की वजह से बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं सेंटर के साथ, और ये बात स्वाभाविक है और आगे भी होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? जब तक दिल्ली को ताकतें नहीं दी जाएंगी तो दिल्ली उसके लिए, उन ताकतों को लेने के लिए, अधिकारों को लेने के लिए लड़ती रहेगी। बट अगर पंजाब देखे, पंजाब एक पूर्ण तौर से एक स्टेट है,
पंजाब के पास भी बहुत राइट्स हैं, दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत सारे राइट्स हैं, और पंजाब को चलाना हमारे लिए काफी आसान रहेगा, क्योंकि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, पंजाब की लैंड हमारे पास है, तो बहुत सारे चीजें हमारे पास हैं, तो उनके ऊपर हम लॉज लेके आएंगे अच्छे, और उनके ऊपर हम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दीजिए जवाब दे रहे थे आप। मैं यहाँ मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कितनी मतलब खूबसूरती की बात है ये वाली, कितनी अच्छी बात है कि एक एमएलए जो एक मोबाइल रिपेयर शॉप वाले थे, ठीक है ना, उन्होंने सीएम को हरा दिया, और अब जब डिसीजन मेकिंग बनेगी, कोई भी नीतियां बनेगी सरकार की, एक जिनकी मोबाइल की रिपेयर शॉप थी, वो भी आके बताएंगी क्या दुख तकलीफ होती है गरीब को, ठीक है ना, उसकी दुख तकलीफों के ऊपर हम कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उनके ग्रेवेंसीज को प्लेकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उन चीजों का पता लगेगा। ऐसे नहीं है कि जो लोग बहुत अमीर हैं, जिन लोगों के रिश्ते बड़े बड़े खानदानों के साथ है, वो पॉलिटिक्स में, एक गरीब की एंट्री हुई है, मतलब गरीबों की एंट्री हुई है, मतलब पॉलिटिक्स में। बहुत ही अच्छे दिन, सुनहरे दिन आने वाले हैं, खुशहाल पंजाब बनने वाला है, एक रंगला पंजाब बनने वाला है। चलिए, ये बात मैं आपसे 3-4 साल बाद पूछूंगी, कितना खुशहाल हुआ वो पंजाब, कितना वहां के लोग आपसे खुश हुए हैं, क्योंकि अभी तो आप नए नवेले वहां पर हैं, अभी तो खुशियां ही खुशियां हैं, चौतरफा लड्डू आपके हाथ में है, लेकिन ये लड्डू आप कितना अच्छे से खिला पाते हैं लोगों को, ये सबसे बड़ी बात होगी। पारीमान जी, आप जरा हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? कि दिल्ली में आप हर वक्त बहाने लगाते रहते थे कि केंद्र सरकार हमें ये नहीं करनी देती। 7 साल हो गए आप बोल रहे थे हर पाइप में पानी होगा, वो पाइप में पानी भी नहीं पहुंचा। और रही बात स्वास्थ्य की, आप बात करते हैं कि हम यहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, तो यहाँ पे पंजाब में अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, आपको कंप्लीट स्टेट मिली है। और भगवंत मान जी पहले पीएम थे, बीइंग अ पीएम काम करना और बीइंग अ सीएम काम करने में बहुत अंतर है, और एक पार्टी को चलाना और सरकार को चलाना, अब इनको पता चल जाएगा कैसे काम करना। थोड़ा कंफ्यूजन है। एमपी थे, हाँ बताइए गगनदीप जी। एमपी मैम, मैं अपने प्रवक्ता, कांग्रेस भाई प्रवक्ता को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। शीला दीक्षित जी ने टोटल 26 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी, ठीक है, और ये कहा था कि दिल्ली के पास ताकत नहीं है, सेंटर की सरकार उनको काम करने नहीं देती। और हैरानी की बात तो ये है, शीला दीक्षित खुद कांग्रेस में थी और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी। टोटल 26 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है उन्होंने, जहां पे उन्होंने कहा है कि दिखा दिखा के पंजाब में आपने सरकार बनाई है, अब आपको दिल्ली को पीछे छोड़ना पड़ेगा और केजरीवाल जी को दिल्ली संभालने दीजिए। चलिए, दिल्ली का मॉडल पंजाब वालों को पसंद भी आ गया है पारीमान जी, ये भी आपको समझना होगा। भले दिल्ली का मॉडल लेकर आए पंजाब में, लेकिन हाँ, ये चेहरे पर जो खुशी है वो 3-4 साल में कितनी और रहती है गगनदीप जी के, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप सभी का समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। पंजाब फिलहाल आम आदमी पार्टी के हाथ में है। 5 साल आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बदलने की बात कही है, पंजाब को खुशहाल रखने की बात कही है, लेकिन ये दावे वादे कितने महत्वपूर्ण रहेंगे वो सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।